हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बीएससी पार्ट थर्ड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगी। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री क्या होती है? हेट्रोसाइकिल जैसा नाम से विदित है। हेट्रो मतलब कुछ अलग, तो ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन के अलावा कोई भी एटम उपस्थित है वो हेट्रोसाइक्लिक कहलाता है। जैसे नाइट्रोजन उपस्थित हो सकता है, ऑक्सीजन उपस्थित हो सकता है, सल्फर उपस्थित हो सकता है, और ये 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग भी हो सकती है और 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग भी हो सकती है। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा भी कोई और हेट्रो एटम, डिफरेंट एटम उपस्थित है, वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, पॉइंट वाइज मैं बताऊंगी। सारे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। इनके बॉइलिंग पॉइंट देखें, जो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है उसको फ्यूरन कहते हैं। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 32 डिग्री सेल्सियस। थायोपीन जो सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 84 डिग्री सेल्सियस। और जो पेरिडीन है, ये पायरोल है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 131 डिग्री सेल्सियस। जो पायरोल है ये क्या है? 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है जिसमें कि नाइट्रोजन उपस्थित है। थायोपीन 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है जिसमें सल्फर उपस्थित है। और फ्यूरन 5 मेंबर्ड रिंग कंपाउंड है जिसमें कि ऑक्सीजन उपस्थित है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं इसका 32, इसका 84 और इसका 131। तो पायरोल का जो हायर बॉइलिंग पॉइंट है वो क्यों है? वो है इंट्रामोलिकुलर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पायरोल इज हायर। क्यों हायर है? बिकॉज ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है इसका कि इन सब की प्रकृति, ये सारे एरोमेटिक होते हैं इन नेचर। चौथा जो है वो इनके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस हैं। ये सारे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एरोमेटिक कंपाउंड्स की खासियत होती है। इसके बाद इनका अगर स्थायित्व की बात करें, स्टेबिलिटी, इसमें स्थायित्व क्यों होता है? स्टेबिलिटी इसमें होती है ड्यू टू रेजोनेंस। अनुनाद की वजह से इसमें स्थायित्व देखने को मिलता है। और अगर अपन इसकी वैल्यू देख रहे हैं तो थायोपीन की वैल्यू जो एनर्जी है वो 117 किलो जूल्स पर मोल है। पायरोल की देख रहे हैं तो इसकी 87.8 किलो जूल्स पर मोल है। और अगर अपन फ्यूरन की देख रहे हैं तो फ्यूरन की जो वैल्यू है ये है 71.1 किलो जूल्स पर मोल। अगर अपन इनकी एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी बेंजीन के साथ कंपेयर करें तो बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी क्या है? 144.4 किलो जूल्स पर मोल। अगर इससे कंपेयर करें तो ये वैल्यूज बहुत लेस हैं, पर फिर भी ये इतनी वैल्यूज हैं कि ये तीनों स्थायी रूप से प्रकृति में अपने को स्थायी रूप से मिलते हैं। जो ये वैल्यूज हैं ये सफिशिएंट होती हैं उनको स्थायित्व प्रदान करने के लिए। अब इसमें अगर अपन रेजोनेंस देखें कि इसमें रेजोनेंस कैसे हो रहा है, तो यहाँ अपन हेट्रोसाइक्लिक एलिमेंट को Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि
ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेगा, ये इन टर्न यहाँ मूव करेगा, तो जो नेक्स्ट अपने को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा अब ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करेगा, ये बॉन्ड इधर मूव करेगा, तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर अपने को मिलेगा अब ये इसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। जहां पर अपन Z है, दिस कैन बी ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, कुछ भी हो सकता है, ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसके अनुसार अपन देख रहे हैं तो यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बन रहा है, इसलिए ये एरोमेटिक होंगे इन नेचर और ये प्लेनर है। और 6 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड सेंट्रल रिंग के ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है और उसकी वजह से डीलोकलाइजेशन होता है, तो जो इनका स्थायित्व है दैट इज बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इसकी वजह से ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो कि किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड्स के होते हैं वो यहाँ देखने को मिलेगा। पहला क्या है कि ये एडिशन रिएक्शन है, ये डिफिकल्टी के साथ देगा, एडिशन रिएक्शन इनमें होना मुश्किल है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं वो इसमें देखने को मिलेंगे। अब अगर अपन इनकी बात करें कि इनकी क्रियात्मकता क्या है, रिएक्टिविटी क्या है, ये बेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है कि इन कंपाउंड्स में अपना लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी होती है, और ये लोन पेयर डोनेट करने के बाद में जैसे फिनॉल की जैसे ये एक्ट करते हैं। फिनॉल का क्या है, अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हो गया, जैसे फिनॉल में होता है, सिमिलरली इसमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, जैसे फिनॉल्स में होता है, सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक एलिमेंट्स में भी देखने को मिलता है कंपाउंड्स में। और इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो क्या हुई, सबसे ज़्यादा पायरोल्स होंगे, फिर फ्यूरन होगा, फिर थायोपीन होगा और फिर बेंजीन होगा। अगर इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख रहे हैं तो पायरोल, फ्यूरन, थायोपीन और बेंजीन। अब अगर अपन इसको कंपेयर करें तो जो थायोपीन है ये बेंजीन के कंपैरिजन में 1000 गुना ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 1000 टाइम्स मोर रिएक्टिव होता है। और अगर फ्यूरन और पायरोल को कंपेयर करें तो जो फ्यूरन है वो कम रिएक्टिव है,
किस लिए रिएक्टिव है? क्योंकि जो नाइट्रोजन है उसमें पॉजिटिव चार्ज बियर करने की क्षमता ज़्यादा है और फ्यूरन पे पॉजिटिव चार्ज बियर करने की क्षमता कम है, तो इसलिए पायरोल ज़्यादा रिएक्टिव होगा फ्यूरन के कंपैरिजन में। सिमिलरली अगर अपन इसको कंपेयर कर रहे हैं कि थायोपीन और फ्यूरन में कंपेयर कर रहे हैं, तो फ्यूरन के कंपैरिजन में थायोपीन की जो रिएक्टिविटी है वो कम होगी। वो क्यों होगी? बिकॉज ऑफ प्लस एम इफेक्ट। जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो सल्फर पर कम होता है और ऑक्सीजन पर ज़्यादा होता है, तो इस वजह से जो फ्यूरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा और थायोपीन है वो कम रिएक्टिव होगा। अब अपन इस पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ देखने को मिलता है? अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर हो रहा है तो 2 और 5 पोजीशन पर होता है अल्फा पोजीशन पर, या 3 और 4 पर होता है। दो ही जगह हो सकता है, 2 या 5 और 3 और 4 पर। जो सब्स्टिट्यूशन है वो प्रेफरेबली अल्फा पोजीशन पर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं तो अब इसमें इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो अपने को ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। ये हो रहा है अल्फा सब्स्टिट्यूशन। और अगर अपन बीटा सब्स्टिट्यूशन की बात करें उस केस में क्या हो रहा है? ये हो गया बीटा सब्स्टिट्यूशन। अब अगर अपन इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं तो जहां पर अल्फा सब्स्टिट्यूशन है वहां पर अपने को 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं और जहां पर बीटा सब्स्टिट्यूशन है वहां पर अपने को 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे वो कंपाउंड उतना स्थायी होगा, जितने कम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे वो उतना अस्थायी होगा। जो दूसरा पॉइंट है वहाँ यहाँ पर क्या है कि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इसको ज़्यादा स्थायित्व प्रदान कर रहा है। बीटा सब्स्टिट्यूशन में ऐसा एक भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो रहा जहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर स्थायी चार्ज आएगा। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो ये स्ट्रक्चर है इसमें 2 डबल बॉन्ड बन रहे हैं, यहाँ पर कोई भी स्ट्रक्चर में 2 डबल बॉन्ड नहीं बन रहे। इसलिए क्या होगा कि प्रेफरेबली जो सब्स्टिट्यूशन है वो अल्फा पोजीशंस पर होगा 2 और 5 पर अगर किन्हीं कारणों से 2 और 5 ऑक्यूपाइड होगा तो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ये 3 और 4 पर जाएगा। अब ये जो Z है ये कोई भी हेट्रोसाइक्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पर अपन नाइट्रोजन लिख देंगे तो ये पायरोल का हो जाएगा, ऑक्सीजन लिख देंगे तो ये फ्यूरन का हो जाएगा,
और S लिख देंगे तो ये थायोटीन का हो जाएगा। तो अपने को किसी की भी रिएक्टिविटी, जैसे कई बार पूछी जाती है कि अपना इसमें क्या रिएक्टिविटी है इसकी और किस पोजीशन पे होती है, तो अपने को ये ऐसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख के इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और फिर इसकी रिएक्टिविटी एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। तो ये तो इसके रिएक्टिविटी के बारे में था। अब अपन अगर इसके आगे की बात कर रहे हैं तो अलग अलग भी इसको लिख के अपन देख सकते हैं, पर कारण यही है तो उसको और इलेबोरेट ना करते हुए आप बुक में देखिएगा। इसको एक साथ कॉन्साइज भी अपन लिख सकते हैं या इसको अपन अलग अलग स्प्रेड करके भी लिख सकते हैं। तो ये तो थी इसकी रिएक्टिविटी। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो आता है नॉमेनक्लेचर। इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, या जो नॉमेनक्लेचर है ये अपन लोग सेकेंड उसमें देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।